नमस्कार, 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं 24 घंटे की 24 बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं फिरोज जैदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना ने बीजेपी पर खुलकर हमला बोला है। मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर मौका परस्ती का आरोप लगाया। बीजेपी की मौका परस्ती से गठबंधन टूटा है, यह आरोप है शिवसेना का। बाकायदा सामना में लेख लिखकर यह आरोप लगाया गया बीजेपी पर। सामना में लिखा है कि राजनीति में एक बार फिर से मौका परस्ती चालाक साबित हुई। बीजेपी की मौका परस्ती की वजह से ही 25 साल पुराना शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूट गया। इस टूट के वजह हिंदुत्व भी हलाक हो गया, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे संपादकीय में। आइए आपको दिखाते हैं उद्धव ठाकरे ने कैसे बीजेपी पर निशाना साधा, बाकायदा संपादकीय के जरिए। महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोगों की भावना थी कि गठबंधन बरकरार रहे, लेकिन गठबंधन को तहस नहस करने वालों को महाराष्ट्र का दुश्मन ही कहना होगा। युति रखने के लिए मैंने बहुत ईमानदारी से कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वो बरकरार नहीं रह सका। पितृपक्ष खत्म हो गया है, लेकिन पितृ के राजकीय वारिसदार सीट शेयरिंग का पिंडदान करने को तैयार नहीं थे। अब पितृपक्ष के कौवे उड़ चुके हैं और सिर्फ शूरवीर सैनिक ही बचे हैं। कल तक जो इस तंबू में आरती कर रहे थे, वो अब दूसरे तंबू में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए अब ये साफ हो चुका है कि विचार, निष्ठा और शब्द का अब कोई मोल नहीं बचा है। दिल्ली की बीजेपी सरकार मुंबई का महत्व कम करने की साजिश रच रही है, लेकिन मैं मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं होने दूंगा। महाराष्ट्र के जीवन से काली रात खत्म होकर मंगलमय दिन शुरू हो गए हैं। जब नेतृत्व बहुत महत्वाकांक्षी हो जाता है तो ये गठबंधन टूटने लगते हैं। 2-2, 4-4 सीट के लिए 20-20 साल, 25-25 साल पुराना गठबंधन तोड़ने पार्टियां, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन चूंकि जिद दोनों तरफ से थी, तो आप समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर रामगोपाल को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि सिर्फ सीट की जिद को लेकर 25 साल पुरानी दोस्ती टूट गई। हालांकि 15 साल पुराना रिश्ता एनसीपी और कांग्रेस का भी लगभग टूट गया है। बीजेपी शिवसेना के बीच रिश्ता 25 साल पुराना था, लेकिन क्या महज ये सिर्फ 4 से 5 सीटों के लिए टूटा, या गठबंधन टूटने की वजह कुछ और भी थी? महाराष्ट्र में पिछले कुछ हफ्तों से गठबंधन पर मची खींचतान आखिरकार खत्म हो ही गई। एक तरफ जहां 25 साल पुरानी बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती टिकटों के बंटवारे की भेंट चढ़ गई, वहीं कांग्रेस और एनसीपी भी अपनी 15 साल पुरानी दोस्ती को टिकटों के बंटवारे के आगे नहीं बचा पाए। पहले बात करते हैं शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की। बाला साहब ठाकरे के जमाने से चला आ रहा बीजेपी शिवसेना का गठबंधन गुरुवार को अंत हो गया। अब ये दोनों पार्टियां महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर आमने सामने होंगी। लेकिन आज बड़े भारी मन के साथ ये समझौता हमें अलग रास्ते पर जाना पड़ रहा है। लेकिन हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि ये शायद अगर समय होता और चुनाव आयोग का 27 तारीख का नामांकन का समय अंतिम नहीं होता, तो जैसा कि राष्ट्रीय नेतृत्व की इच्छा थी कि हमें समझौते के साथ जाना चाहिए। दोनों पार्टियों के बीच में टिकटों का मसला काफी वक्त से चल रहा था। एक तरफ शिवसेना 288 में से 151 और बीजेपी को 130, जबकि दूसरे सहयोगियों को 7 सीटें देने पर अड़ी थी। वहीं बीजेपी अपने लिए 5 सीटें ज्यादा और सहयोगियों के लिए कुछ और सीटें दिलाना चाहती थी। बीजेपी का तर्क था कि जिन 49 सीटों पर सेना हार रही है, उनमें से कुछ सीटें बीजेपी और छोटे सहयोगियों को दी जाए। यही नहीं, विवाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी था, जिस पर शिवसेना अकेली दावेदार बनी बैठी थी। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर शिवसेना बीजेपी की 25 साल पुरानी दोस्ती टूटने पर काफी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है, शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन आदरणीय बाला साहब ठाकरे और प्रमोद काका ने विचारधारा और विकास के नाम पर खड़ा किया। ये गठबंधन मेरे पैदा होने से पहले से था। मैं बीजेपी नेताओं और सदस्यों से एकता के माहौल में बड़ा हुआ। इसकी तमाम यादें हैं। न सिर्फ मेरे लिए बल्कि शिवसेना बीजेपी में बहुतों के लिए ये राजनीतिक गठबंधन नहीं बल्कि एक परिवार था, जिसकी नींव मेरे दादा और प्रमोद काका, अटल जी और आडवाणी जी ने डाली थी।
इस गठबंधन ने तमाम ऊंच नीच देखी, लेकिन हर चुनौती और विरोध को साथ मिलकर झेला। ये बहुत दुखद है कि राज्य बीजेपी ने 25 साल पुराने सहयोगी शिवसेना से अलग होने का फैसला किया है। 25 साल पुरानी दोस्ती टूटने का गम तो खैर दोनों ही पार्टियों को है, लेकिन दोनों पार्टियों को एक दूसरे से अलग होकर फायदा होगा या नुकसान, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। उधर एनसीपी और कांग्रेस का 15 साल पुराना गठबंधन भी टूट चुका है। अब ये दोनों पार्टियां भी विधानसभा चुनाव में आमने सामने होंगी। काफी वक्त से एनसीपी टिकटों की मांग पर अड़ी थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हरी झंडी न मिलने की वजह से दोनों पार्टियों का रिश्ता टूट गया। महाराष्ट्र में जैसे ही बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने की बात सामने आई, ठीक उसके 1 घंटे के अंदर एनसीपी ने भी कांग्रेस से अपना 15 साल पुराना नाता तोड़ दिया। इन दोनों पार्टियों में भी काफी वक्त से टिकटों को लेकर विवाद चल रहा था। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और सुनील तटकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से अलग होने का ऐलान किया। इस बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के बनिस्बत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के डबल एमपी यहां से चुनकर गए। विधानसभा का भी अगर हिसाब लगाए तो हमारे यहां से विधानसभा में भी जो असेंबली सेगमेंट है उसमें हमारी लीड ज्यादा थी। कंडीशन रखी गई कि जब तक 144 सीटें देने को स्वीकृति नहीं मिलती तब तक आगे चर्चा करना व्यर्थ होगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस उस चर्चा में भाग नहीं लेगी। सीएम पृथ्वीराज चौहान खुलकर तो नहीं, लेकिन बातों ही बातों में कह गए कि भविष्य में एनसीपी और बीजेपी साथ आ सकते हैं। अचानक जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया, उसके 1 घंटे के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपना फैसला सुनाया। बीजेपी आज नए गठबंधन का ऐलान भी कर सकती है। उधर कांग्रेस ने महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में एनसीपी से गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस ने नया दांव चल दिया है। कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के पीछे दलील दी गई है कि दोनों पार्टियां सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं चाहती हैं। कांग्रेस ने पिछली बार एसपी को 4 सीटें दी थीं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बात पिछले कई हफ्तों से चल रही थी, परंतु अफसोस मुझे कि हम सारे सेकुलर लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके और एनसीपी जो है अलग हो गई और आज हमारा जो है ये गठबंधन हो गया है सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए। मैं पिछली बार 4 सीट जीत कर आया था, तो मैंने अब की बार 4 से ज़्यादा मेरी सीटें कुछ बढ़ जाएं तो मैंने 8 से 10 सीटों पर बातचीत किया है और उतनी सीटों पर लड़ूंगा इलेक्शन। मुझे कोई शौक नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सीटें लड़ूँ। चुमार क्षेत्र में घुसे चीनी सैनिक आज से वापस लौटने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका में मौजूद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसकी पुष्टि कर दी है। गुरुवार को लद्दाख में हुई फ्लैग मीटिंग में चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है। भारतीय सैनिक भी वापस लौटेंगे। समझौते के मुताबिक चीन चरणबद्ध तरीके से अपने कदम पीछे हटाएगा और 1 सितंबर को जहां उसकी सेना तैनात थी वो उसी जगह वापस लौट जाएगी। भारत की कूटनीतिक कामयाबी के बाद बीजेपी सरकार की पीठ थपथपा रही है। वहीं विपक्ष की मांग है कि चीन के साथ सीमा विवाद का स्थायी समाधान जरूरी है। कहीं पर भी किसी भी तरह से लोगों को अविश्वास नहीं करना चाहिए। देश की आधी इंच जमीन भी सुरक्षित है और किसी भी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के द्वारा किसी भी तरह की भारत की किसी भी जमीन पर या देश की सुरक्षा पर कोई भी आंच नहीं आने पाएगी। पीछे हटनी चाहिए, लेकिन चाइना जब चाहता है हमारे अंदर घुस आता है, हम फिर उससे बात करते हैं, फिर चला जाता है, टेंट लगाता है। सरकार को चाहिए कि चाइना के साथ सख्ती के साथ बात करे। अमेरिका पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंसूबे साफ कर चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार में लिखे लेख में मोदी ने जमकर भारत की ताकत का बखान किया है। भारत में बदलाव की एक ऊंची लहर उठी है। इस साल मई में पूरे भारत ने राजनीतिक स्थिरता, अच्छी सरकार और विकास के नाम पर वोट डाला। 80 करोड़ लोग इस देश में 35 साल के नीचे हैं। भारत इस वक्त आत्मविश्वास से लबरेज है। भारत की युवा शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार सभी गैर जरूरी कानूनों, नियमों और लाल फीताशाही को खत्म करने का काम करेगी। हम देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं, जिसकी भारत को सख्त जरूरत है। इसी के जरिए हमारा देश विकास की रफ्तार को पकड़ पाएगा। हम अपने शहरों, गांवों को ऐसा तैयार करेंगे कि वहां रहना सुगम हो और वो देश की तरक्की में भागीदार बने। हम भारत को उत्पादन का केंद्र बनाना चाहते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में रात में उन्होंने आराम किया और आज रात में वो अमेरिका पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी की यात्रा के कई मायने हैं और ये ऐतिहासिक मानी जा रही है। अमेरिका में पीएम का काफी व्यस्त कार्यक्रम है। 100 घंटे में 50 कार्यक्रम में उन्हें शिरकत करनी है और हर जगह पर लोगों से संवाद करना है। पीएम मोदी अमेरिका से भारी मात्रा में निवेश लाना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि पीएम मोदी अमेरिका को कैसे समझाएंगे कम मेक इन इंडिया। कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक भारत में निवेश करने आ सकें। शक्ति की आराधना यानी नवरात्र के साथ ही गरबे की धूम भी पूरे देश में देखी जा रही है। गुजरात में तो गरबा हर साल जोर शोर से आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार अमेरिका में भी गरबे की खास रौनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जगह जगह गरबे के आयोजन किए गए हैं। न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर गुजरात के राजकोट की, जबकि दूसरी तस्वीर अमेरिका के न्यूयॉर्क की है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान से असहमत हैं जिसमें उन्होंने मुसलमानों को देशभक्त बताया था। साक्षी महाराज का अब ये कहना है कि मुसलमानों को अपनी देशभक्ति साबित करनी होगी। एक तरफ पीएम मोदी मुसलमानों को सच्चा देशभक्त बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज पीएम मोदी के बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके मुताबिक आज भी मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जाती है। हिंदुस्तान का और दुर्भाग्य है, मैं मुसलमानों में जो अच्छे लड़के होते हैं वो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और जो बिल्कुल बाहियात हो मदरसे में भेज दिए जाते हैं। तो अल्लाह के लिए खराब और अच्छा पब्लिक स्कूल में चला जाएगा। अगर आप थोड़ी देर यहीं रहेंगे तो मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े अल्लाम ज़मीर नकवी मेरे पास यहाँ आने वाले हैं। उनका स्वयं का कहना है कि 90% मुसलमानों में केवल जिहाद, आतंकवाद पढ़ाया जाता है। इससे पहले भी साक्षी महाराज ने इसी तरह के बयान दिए थे, जिसको लेकर देश भर में खूब बवाल मचा था। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा था। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मुसलमानों को सच्चा देशभक्त बताया था। लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसदों की तरफ से दिए जा रहे इस तरह के बयान पार्टी और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में सीबीआई की तरफ से राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा सहित 3 आरोपियों के मामले की आज सुनवाई होगी। इन पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जम्मू के पुलिस महानिदेशक की बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गाड़ी को सीज कर लिया गया। दरअसल डीजीपी की बेटी शहर के रिहाड़ी इलाके में कार से कहीं जा रही थी, तभी सड़क किनारे सैर कर रहे इंद्रजीत को टक्कर मार दी, जिसे पुलिस और आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश कर रही है। दिल्ली में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अपराधी दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला खजूरी खास थाने इलाके का है, जहां अपराधियों ने एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली में बेखौफ चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम को निशाना बनाया। वारदात देवली मेन रोड इलाके की है। चोरों ने शोरूम के शटर के ताले तोड़कर 4 लाख रुपए की एलईडी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान समेत 40,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की पूरी वारदात शोरूम में लगे 3 सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसकी तस्वीरें आप देख भी सकते हैं। आम लोग अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि पुलिस घटनास्थल पर समय से नहीं पहुंचती, कांस्टेबल इलाके में गश्त नहीं करता। इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर दिल्ली पुलिस को अब जीपीएस से लैस किया गया। जो गाड़ियां पेट्रोलिंग करती हैं उनमें बाकायदा मोटरसाइकिल में जीपीएस लगाया गया है।
देश के बड़े शिक्षा संस्थानों में रैगिंग रोके नहीं रुक रही। ताजा मामला सामने आया है यूपी की राजधानी लखनऊ में, जहां एमिटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये बात सामने आई है कि सीनियर्स ने जूनियर्स की रैगिंग ली, सिर्फ जूता पॉलिश न करने को लेकर। देश के पूर्वोत्तर राज्यों असम और मेघालय में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। हालांकि बाढ़ का पानी घट रहा है, लेकिन लाखों लोग अब भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। दोनों राज्यों में राहत और बचाव काम चल रहा है। केंद्र ने दोनों राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। दोनों राज्यों में करीब 162 राहत कैंपों में 1.5 लाख लोगों को पहुंचाया गया है। मेघालय में भी बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। दोनों राज्यों में सेना, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने में जुटी हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ को हुए महीना होने को है, लेकिन यहां के लोगों का दुख दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोग अभी भी खुले आसमान के नीचे अपने दिन और रात गुजारने को मजबूर हैं। नवरात्र आते ही जम्मू में माता वैष्णो देवी के दरबार में रौनक बढ़ गई है। नवरात्र के पहले दिन करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। अमूमन नवरात्र के सीजन में औसतन 35,000 श्रद्धालु माता के दरबार में हर दिन हाजिरी लगाते हैं। अगले महीने से मेट्रो की सूरत बदलने वाली है। मेट्रो कलरफुल नजर आएगी। रेड लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो की दूसरी सभी लाइनों पर जल्दी आपको मेट्रो ट्रेनों का बाहरी हिस्सा भी रंग बिरंगे और आकर्षक विज्ञापनों से सजा हुआ नजर आएगा। अभी जो मेट्रो की तस्वीर देख रहे हैं वो पूरी तरह से बदल जाएगी। आज चेन्नई में बीसीसीआई कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में एजीएम को स्थगित करने पर फैसला हो सकता है। दरअसल आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच कर रही मुदगल जांच समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में सौंपनी है, जिसको देखते हुए बैठक में एजीएम को स्थगित करने का फैसला सर्वसम्मति से लिया जा सकता है। साथ ही बोर्ड टीम निदेशक रवि शास्त्री को लंबे कार्यकाल के लिए टीम से जोड़े रखने पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई शास्त्री से 2015 विश्व कप तक टीम से जुड़े रहने का आग्रह कर सकती है। सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के कब्जे वाले तेल के ठिकानों पर अमेरिका ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है।